बदलते भारत की शान। और बिजाई भी करती है। तो ये दो तरह से यहाँ जो है किसान इसकी बिजाई करते हैं। इसकी खेती किस मौसम में की जाती है? अगर हम बिजाई की बात करें, रुपाई की बात करें। बेबी कॉर्न की खेती पूरे साल भर की जा सकती है और साल के 365 दिन हमारे गांव में बेबी कॉर्न की बिजाई होती है और पूरे साल इसकी हार्वेस्टिंग चलती रहती है। और कुछ समय ऐसा होता है जिस टाइम पर इसकी पैदावार अच्छी होती है, वो है नवंबर दिसंबर का टाइम और मई जून का टाइम। और सर्दियों में पैदावार ज़्यादा है, गर्मियों में थोड़ी पैदावार कम रहती है। बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी अवधि हो गई है और अब हमें इसे तोड़ना है? जैसे कि आप ये बेबी कॉर्न देख रहे हैं, इसके जो है ये जो बाल है ऊपर, ये पहले शुरू में सफ़ेद होते हैं और ये हल्के से जो है भूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये भूरे होने स्टार्ट हो जाए तो ये समझिए कि बेबी कॉर्न आपकी तोड़ने के लिए तैयार हो गई है जी। और ये जैसे अब छीली है तो ये बेबी कॉर्न जो है मार्केट के लिए बेस्ट है। अगर इसको हम 2 दिन बाद तोड़ते हैं तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा जी और मार्केट में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, फिर ये इसको बोलते हैं बी ग्रेड बेबी कॉर्न। बाजार में बेबी कॉर्न लेने के लिए जाते हैं तो ये पैकेट्स में मिलता है, तो ये जो पैकेजिंग की जो प्रक्रिया है वो आपके यहीं से ही शुरुआत होती है इसकी, या फिर आगे कुछ बताइए इस बारे में। किसान जो मक्का को तोड़कर अपने घर ले जाता है, बेबी कॉर्न को तोड़कर, उसके बाद उसको अपने घर पर छीलता है, 200 ग्राम के पाउच में पैक करता है, वजन करता है उसका और फिर आजादपुर मंडी आड़ती के पास बेचता है। फिर वहाँ से ये जो है सब्जी वालों के पास जाता है। सब्जी वाले सुबह सुबह इसको दिल्ली एनसीआर में बेचते हैं। ये बताइए कि हमारे किसान भाई किस तरह से एफपीओ से जुड़ सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम बेबी कॉर्न की बात कर रहे हैं तो आसपास के एरिया में, दिल्ली के आसपास 100, 200, 400 किलोमीटर तक जो भी किसान भाई बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं तो वो बेबी कॉर्न की खेती को उनको जो है दूर बेचना पड़ेगा, तो उसके लिए वो एफपीओ से जुड़ सकते हैं। और एफपीओ में जो है सरकार एफपीओ को अनुदान राशि पे रेफर वैन जो गाड़ी है वो प्रोवाइड करती है, तो उसके माध्यम से उसको बेबी कॉर्न को दूर भी बेचा जा सकता है जी। और वो एफपीओ का सदस्य कैसे बन सकता है? अभी सरकार की योजना है पूरे देश के अंदर 10,000 एफपीओ बनाने की,
तो किसान भाई अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर से मिलके FPO में शामिल हो सकते हैं। जैनेंद्र जी, आपने हमें बेबीकॉर्न के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि बेबीकॉर्न से आप क्या क्या बनाते हैं? बेबीकॉर्न से जो है बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाए जा सकते हैं, इससे खीर बन सकती है, हलवा बन सकता है और बर्फी भी बनाई जाती है। ये थे हमारे साथ हमारे देश के युवा किसान जो बेबीकॉर्न की खेती कर रहे हैं। आइए बागबान की रसोई के सफर को और आगे बढ़ाते हैं और बेबीकॉर्न की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत के वरिष्ठ प्रभारी से। JK नांदल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बागबान की रसोई में। धन्यवाद मैम। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यदि हमारे किसान भाई बेबीकॉर्न की खेती करना चाहें तो उन्हें शुरुआत कैसे करनी होगी? वैसे देखा जाए तो जो ये मक्का है या बेबीकॉर्न है, ये शिशु मक्का है। मतलब गर्मी में 40 दिन में, सर्दी में 70 दिन में, मतलब छोटी फसल होने के कारण से मक्का यहाँ पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन जो ये बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न है, ये काफ़ी यहाँ पॉपुलर हुए हैं। और इसका खास फायदा ये है कि गर्मी में 40 दिन में तैयार होने, सर्दी में 70 दिन में तैयार होने के कारण से थोड़े दिन में किसान को ज़्यादा पैसा मिल जाता है। और साथ में मतलब किसान जो है एक ही खेत में या अलग अलग खेत में, मतलब एक सीजन में, एक साल में अंदर 3 से 4 फसलें इसकी ले सकता है। दूसरा ये है कि भाई पौष्टिक भी है, बेचने से किसान को अच्छा पैसा मिलता है। साथ में इसका ये है कि एक न्यूट्रिटिव वैल्यू का जो चारा है, क्योंकि हरी अवस्था में ही टूटती है जी, तो जो चारा है वो पशुओं को मतलब एक किस्म से फ्री में मिलता है। क्योंकि जैसे ज्वार किसान बोता है तो खाली चारे के लिए बोता है, तो इसमें ये है कि एक मीठा चारा, स्वादिष्ट चारा भी मिलेगा पशु को, और साथ में जो इसकी मक्का की जो बेबीकॉर्न की फसल है वो अलग से मिल जाएगी। आमतौर पर समझा जाता है कि मक्का और बेबीकॉर्न लगभग एक ही चीजें हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इनमें कितना अंतर है या फिर ये दोनों एक ही हैं? नहीं दीपिका जी, इसमें टोटली मतलब डिफर है, मतलब बिल्कुल अलग है जी। मक्का जो होता है वो निषेचित होके यानी फर्टिलाइज होके मतलब दाना बनता है। लेकिन इसके अंदर जैसे मेल फीमेल 2 फ्लावर होते हैं। सिंपल से दिखाना भी चाहूँगा, जैसे ये जो फ्लावर है मतलब ये मेल फ्लावर होता है जी। और इसमें बेबीकॉर्न में क्या होता है कि जैसे एक हरियाणा की किस्म है HM4 के नाम से, हाइब्रिड किस्म है, संकर किस्म है। जैसे ही इसमें फीमेल ये मेल फ्लावर आता है, इसकी डिटेसलिंग कर दी जाती है, यानी इसको तोड़ लिया जाता है। इसके बाद जो है फीमेल फ्लावर, जिसको हम कुकड़ी या भुट्टा कहते हैं, वो आना शुरू होता है, जिसमें भी रेशमी बाल टाइप होते हैं। तो उसमें इससे वो पोलन नहीं गिर पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, निषेचन नहीं हो पाता, तो उसमें दाने नहीं बनते। और जैसे ये जो कुकड़ी होती है हमारी, जो कोब होती है, 1 से 3 दिन के अंदर जैसे ही लगनी शुरू होती है, रेशमी बाल आते हैं, 1 से 3 दिन के अंदर उसको तोड़ लिया जाता है। तो तोड़ लिया जाता तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेबीकॉर्न है, शिशु मक्का जो है, वो अनिषेचित भुट्टा है या अनफर्टिलाइज्ड कोब है, जो कोमल अवस्था में ही तोड़ ली जाती है, जिसमें किसी तरह का दाना नहीं बनता। फिर उसको छील के मार्केट में मतलब उसको बेचा जाता है। जबकि जो दूसरी मक्का की जो बात कर रहे हैं हम, वो खाली दाने के लिए पैदा करते हैं, और ये खाली उसकी गुल्ली एक किस्म से जो कोब है, खाली जिसमें दाने नहीं होते, उसके लिए पैदा करते हैं। यदि हमारे किसान शुरू करना चाहते हैं इसकी खेती, तो उन्हें कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है? अगर सरकारी योजना की जो बात करें तो ये थोड़ा सा जरूर है कि अभी जो किसान को एक ऑप्शन दिया था सरकार ने कि जो किसान अगर कहीं पे धान लगाता है तो धान को ज़्यादा पानी लेती है धान, उसको अवॉइड करने के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम थी वो ये थी कि अगर किसान धान को अवॉइड करके अगर मक्का जैसी या बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न जैसी फसलें लेता है तो किसान को उसको डाइवर्सिफिकेशन के एवज में 7,000 रुपये पर एकड़ के देने की स्कीम थी, ताकि पानी की बचत हो सके, किसान का मुनाफा ज़्यादा हो सके और पशुओं को चारा मिल सके। बताइए हमारे दर्शकों को कि इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ताकि वो भी इनका सेवन करना शुरू कर दें। अगर दूसरी सब्जियों से कंपैरिजन करें तो इसमें जो आयरन की मात्रा है या फास्फोरस की मात्रा है या कैल्शियम की मात्रा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, तो उनके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा है। तो किसान या उपभोक्ता जो है अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू को लेके करना चाहता है तो ईजिली इसको अपना सकता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत अच्छी फसल। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बेबीकॉर्न के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक। ये थे हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र सोनीपत के वरिष्ठ प्रभारी श्री JK नांदल जी, जिनसे हमने बेबीकॉर्न के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। आइए अपने इस सुहाने सफर को जारी रखते हैं। शुरू कर दी, फिर पूरे क्षेत्र ने शुरू कर दी और ये अटेरना गांव जो है केंद्र हो गया बेबीकॉर्न की खेती का। उसके बाद सोची हमने एक प्रोसेस यूनिट लगाने। 6 फरवरी 2009 को सबसे पहली प्रोसेस यूनिट हमने यहाँ लगाई, छोटी सी यूनिट, जिसका नॉर्वे के कृषि मंत्री ने जिसका उद्घाटन किया था यहाँ 2009 में। उसके बाद हमने किसानों को 4 फसलों का न्यूनतम गारंटी प्राइस देना शुरू कर दिया, जिसमें बेबीकॉर्न थी। उस समय 40 रुपये किलो बेबीकॉर्न खरीदते थे किसानों से हम, मशरूम 40 रुपये किलो, टमाटर 4 रुपये किलो और स्वीट कॉर्न 5 रुपये किलो। और जब किसान बोने लगे, किसानों को एक न्यूनतम गारंटी मूल्य मिल गया, तो किसान संतुष्ट हो गए कि हमारा इससे नीचे तो कम से कम नहीं जाएगा। तो हमें जरूरत पड़ी कि छोटी सी यूनिट को बड़ा करने की। तो 2012 में कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक हमने दूसरी यूनिट 542 फूड पार्क राई में लगाई, जिससे किसानों का माल प्रोसेस हो सके। उससे भी काम न चला, तीसरी यूनिट प्रतिभा फूड के नाम से 2016 में यहाँ लगाई, जिसका माननीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उद्घाटन किया 17 अप्रैल 2016 को। उसके बाद भी काम नहीं चला कि और ज़्यादा जरूरत पड़ी, तो हमने एक यहाँ कोल्ड चेन का प्रोजेक्ट लगाया 2019 में, जिसमें मटर का, स्वीट कॉर्न का, बेबी कॉर्न का, सबका IQF की फैसिलिटी है। और इस तरह से हमारे जो जितनी इंडस्ट्री हमने लगाई है, 300 से 400 महिलाएं और पुरुष यहाँ काम करते हैं। साथ में ट्रांसपोर्टर को काम मिला, अकाउंटेंट को काम मिला, तो काफ़ी लोगों को यहाँ डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है। और साथ में 10,000 किसान जो बेबीकॉर्न पैदा करते हैं, मशरूम पैदा करते हैं, टमाटर पैदा करते हैं, उन सबको एक मार्केट मिल गई और उनकी आमदनी बढ़ी। इस काम को देखते हुए मुझे बहुत से अवार्ड भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने दिए। अवार्ड से क्या होता है, वो बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है आदमी काम करने की। तो उसके बाद 2006 में अवार्ड मिला, 2007, 8, 12, 13, 15, मतलब हर साल कोई ना कोई अवार्ड मिलता रहा। और 2019 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री अवार्ड से मुझे सम्मानित किया 16 मार्च 2019 को। कमल सिंह जी, आप एक प्रगतिशील किसान रहे हैं, अनुभवी किसान हैं, तो उस वक्त पे भी आपने जैविक खेती की और आपने रासायनिक खेती का भी दौर देखा है जी। तो ये बताइए कि उस वक्त और इस वक्त की जो भूमि है, उसकी उपजाऊपन में क्या फर्क आया है? ये बात आपकी सही है कि उपजाऊपन में फर्क आ गया है। जब से हमने जो हमारे मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी में,
वे खत्म होते जा रहे हैं इस रसायन के कारण। पर तो उसमें समय नहीं है, बहुत सूक्ष्म जीव बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और यदि हम थोड़ा सा भी प्रयोग करके देखेंगे तो 2-3 साल के अंदर हमारे सूक्ष्म जीव अपनी ज़मीन में बढ़ जाएंगे, क्योंकि पौधा जो है सूक्ष्म जीव के माध्यम से ही अपना भोजन लेता है। ये कोई विषय नहीं है कि जैविक रासायनिक खेती करे, जैविक खेती करे, तो हम तो कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक खेती हमें करनी है, जिससे खाकर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई नुकसान ना हो, वो खेती हमें करनी है। और अलग से कोई जैविक की मार्केट की जरूरत नहीं है, माली से सिर्फ वही बिकना चाहिए जो आदमी के लिए खाने के लिए अच्छा हो, और यही हमारे मानव जीवन के लिए और प्राणी जगत के लिए यही अच्छा है। कमल सिंह जी, आपके जो अनुभव हैं उनसे हमारे जो किसान हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर ही लेंगे। और यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं, हमारे युवा जो हैं, जो ज़्यादातर नौकरियों की तरफ भागते हैं और कृषि की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो कृषि की ओर अग्रसर हों और देश के विकास में योगदान दें? खेती में आने के लिए हमारे कृषि के जो विश्वविद्यालय है, यदि अच्छी तरह ठीक दिशा में खोज करें और किसानों को ट्रेनिंग दे, बिना रसायन के हम कैसे खेती कर सकते हैं और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो ज़रूरी बात है कि हमारे युवा खेती की तरफ बढ़ेंगे। हमारे जो वैज्ञानिक है, नई नई टेक्नोलॉजी हमें दे, जिससे हमारे समाज को, मानव समाज को, प्राणी जगत को कोई नुकसान ना हो। बाज़ार से खेती को थोड़ा सा दूर करें, और जब तक बाज़ार और किसान बाज़ार पर आधारित खेती करेगा तब तक किसान लाभ में जाने वाला नहीं है। कमल सिंह जी, आपकी यात्रा को सुनकर ज़रूर हमारे जो किसान हैं वो प्रेरित होंगे और खेती करने की ओर ज़रूर अग्रसित होंगे। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपकी जो प्रेरणा है वो दूसरे लोगों के लिए भी नज़ीर बनेगी। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी सारी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। इसे कितना पतला करना है? जो आपने बेसन डाला, मसाला डाला, बस बेबीकॉर्न के लगना चाहिए। ये बहुत ज्यादा पतला नहीं करना। ज्यादा पतला करते हैं तो दूसरी तरह की बन
तब तक आप कुछ अपने बारे में बताइए। आप खेतों पर जाती हैं? जी जाती हूँ। तो कैसा महसूस होता है वहाँ जाकर? पहली बात तो मेरा सारा दिन व्यतीत होता है रसोई के अंदर। जब कंवल जी को 2019 में पद्मश्री मिला तो तब आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा बहुत। क्योंकि आप उनकी जीवन संगिनी हो, आपको पता है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है और किस तरह से रात दिन एक करके वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो अपना जो आपकी जो यात्रा है उनके साथ, उसके बारे में बताइए कुछ। हमारा छोटा सा परिवार था, मतलब छोटा भी नहीं कह सकते, मतलब मीडियम साइज का था। 4 भाई थे और ताऊ जी थे। इनके पिताजी की डेथ मतलब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी हो गई थी। तो जब मेरी शादी हुई तो बहुत ही मतलब निचले स्तर का परिवार था। घर में हम 2 ही पढ़े लिखे थे, ये और मैं। तो हमने अपनी यात्रा शुरू करी। तो हम एक फैक्ट्री में गए सर्विस के लिए, सुपरवाइजर के तौर पे, और मेरी कटिंग टेलरिंग में जी। तो हम चले तो वहाँ पे गए, लेकिन मन नहीं मानना कि हम अपना घर ही संभालेंगे। फिर हम खेती में लग गए। खेती के बाद हमने ये बहुत ही कम, मतलब वो था कि आमदनी बहुत ही कम होती थी। तो ये कहीं से मतलब इन्होंने पता करा तो बेबी कॉर्न की खेती शुरू करी। उसके बाद 1-2 बार हमें नुकसान भी हुआ, उसके बाद फिर फ़ायदा होता चला गया। शिमला जी देखिए तेल गर्म है या नहीं? जी गर्म हो गया। और अब हम इन बेबी कॉर्न्स को गर्म तेल में छोड़ रहे हैं। अच्छा शिमला जी, आपने बताया था कि बेबी कॉर्न जो है वो आपने उबाल रखी है पहले। जी। तो उबाली क्यों, ये कच्चे में क्यों ही नहीं बनाई? उबाल के ज़्यादा टेस्ट आता है और वो जो कच्ची डालते हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं आता। मतलब वो कच्ची सी ही रह जाती है। कच्ची सी लगती है। वाह क्या रंग है। और ये जो बेबी कॉर्न्स है इनको उबालने में कितना वक्त लगता है? 5 मिनट कम से कम। 5 मिनट। और हमें पता कैसे चलेगा कि उबल गई हैं? हमें अंदाजा है ना, इतना 2 सीटी लगाओ या 3 लगाओ, उसके बाद हो जाता अच्छा, कुकर में उबालनी होती है और 1 या 2 सीटीज में 2 सीटी में हो जाती है, उबल जाती है। ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर वक्त कम हो और मेहमान आ जाएं तो आप बेबी कॉर्न के पकौड़े आराम से बना के खिला सकते हैं। मंचूरियन भी बना लेते हैं और खीर भी बना देते हैं इसकी। बेबी कॉर्न की लड्डू खीर? बर्फी दूध में बना देते हैं कस के। कैसे बताइए जरा। ये बेबी कॉर्न साफ करके उसे कद्दूकस में कस लेते हैं जी, और फिर दूध में डाल देते हैं। जैसे नॉर्मल खीर बनाते नॉर्मल हैं। खीर बनाते हैं, उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, अच्छी बनती है। और इसके अलावा और क्या बनाते हैं? अचार मुरब्बा सब कुछ बना लेते हैं। इसका अचार कैसे बनाया जाता है? इसे मतलब पहले इसे उबाल के और सुखा लेते हैं, पानी सूख जाए इसका खूब अच्छी तरह, तो उसमें जैसे अचार डालते हैं, आम का अचार डालते हैं, ऐसे कर दे बना। जो भी मसाले आम के अचार में डालते हैं वही मसाले इसमें डालते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अचार हम बेबी कॉर्न्स का बना सकते हैं, तो उसे कितने दिनों तक रख सकते हैं घर में? इसका अचार आंवले के अचार की तरह थोड़े दिन ही चलता है, मतलब साथ के साथ खाने के लिए। मतलब 1-2 महीने ही हद से हद, और उसके बाद आपको वो खत्म करना होता है। तो हमारे पकौड़े तैयार हैं। चाय बन गई फटाफट। चाय भी तैयार। तो यानी आज बेबी कॉर्न के पकौड़ों के साथ चाय भी मिलेगी। जी तैयार है जी। और आप इन्हें आप चखिए, तब तक चाय आती है। जी बिल्कुल, चक्कर बताएंगे कि बेबी कॉर्न के पकौड़े बने कैसे हैं। लेकिन इनका रंग जो है ना वो बहुत प्यारा है, एकदम गोल्डन कलर आया है इन पकौड़ों का। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ पकौड़े चखने के लिए। वाह बहुत बढ़िया। बेबी कॉर्न के पकौड़े मैंने पहली बार खाए हैं और पहली बार में इतने स्वादिष्ट पकौड़े कि बस मैं क्या कहूँ। ये जो स्वाद है ना ये मुझे हमेशा याद रहेगा। शिमला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बागबान की रसोई से आज हमने सीखा कि बेबी कॉर्न के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं पहुंची सोनीपत के अटेरना गांव में, जहां पर हमने जाना कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरह से की जाती है। और वहां पर हमने बात की पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी से। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी बातें आपको कहीं ना कहीं जरूर प्रेरित करेंगी। और ये भी भरोसा है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। और
साथ ही आपको सैर करवाऊंगी एक दर्शनीय स्थल की भी। तब तक के लिए मुझे दीजिए